हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि पेपर्स में पूछे गए हैं उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गिलास का पानी बर्फ़ में नहीं बदलता, इसका कारण क्या कारण है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है हमारा वो बर्फ़ में भाई नहीं बदलता है, इसका रीज़न हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जमता। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा का संवरण करना आवश्यक है। और जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है कि गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कह रहा है कि पानी सिर्फ 0 केल्विन पर जमता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर और रीजन हो जाएगा कि हमारे अन्य द्रवों के विपरीत जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब समान व्यवहार करता है। यानी कि जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा टेम्परेचर होता है उसके बीच में जो जल है हमारा वो अलग ही व्यवहार करता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा गिलास का पानी जो कि गुप्त ऊष्मा के कारण नहीं जमता, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होती है। यही रीज़न होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा पानी नहीं जमता। अन्य शब्दों में यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी चाहिए। इसमें हमारी गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसे हमें निकाल देनी चाहिए, जिससे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी दी गई है एफ बराबर 25 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर हमसे पूछी गई है। तो पी बराबर हमारे पास अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो हमारे पास 100/f होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और सवाल का आंसर बता कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, एफ का मान रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे प्लस में आ गई। और फोकस यानी कि लेंस की क्षमता का हमारे पास मात्रक होता है डायोप्टर। तो डी स्टूडेंट +4 डायोप्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को हम डायोप्टर कहते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर 2 क्लोराइड तथा से Cl2 का निर्माण करता है। इस Cl2 यानी कि सल्फर डाइक्लोराइड में सल्फर का तुल्यांकी भार है, यानी कि इसका तुल्यांकी भार हमें पता करना है। तो तुल्यांकी भार पता करने के लिए सबसे पहले हमें सल्फर का परमाणु भार पता होना चाहिए। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक हमारे पास होता है 16, यानी कि S6 होता है। तो इसका परमाणु भार हो जाएगा हमारे पास 32, क्योंकि परमाणु क्रमांक का दोनों परमाणु भार होता है। तो SCl2 सब में सल्फर की संयोजकता यानी कि इस वाले कंपाउंड में हमारी सल्फर की संयोजकता हो जाएगी हमारी 2, यानी कि यहाँ पर हमारे 2 क्लोरीन जुड़े तो हमारी 2 संयोजकता। तो सल्फर का तुल्यांकी भार यानी कि तुल्यांकी भार निकालने के हमारे पास फार्मूला होता है परमाणु भार और बटे संयोजकता। हमारे पास परमाणु भार है हमारे पास 32 और संयोजकता हमारे पास है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यानी कि 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है यानी कि ग्राम, यानी कि परमाणु भार हमारा ग्राम में होता है, और जो कि हमारे पास इसकी संयोजकता होती है वह मोल होती है। तो यानी कि 16 ग्राम प्रति मोल। तो डी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 ग्राम प्रति मोल। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा कि एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है, यानी कि यहाँ पर तुल्यांकी भार दिया गया है, उसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25 है। तो तत्व की संयोजकता यानी कि इस बार हमसे तत्व की संयोजकता पूछ ली गई है। तत्व की संयोजकता निकालने के लिए हमारे पास क्योंकि फार्मूला होता है 2 गुणे वाष्प आयतन, क्योंकि वाष्प का आयतन या घनत्व बटे ई प्लस 35.5, यानी कि ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है तत्व की संयोजकता निकालने के लिए। यहाँ पर तो इसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर पता करेंगे। तो 2 गुणे हमारे पास वाष्प घनत्व आयतन दिया गया है 59.25, और हमारे पास यहाँ पर ई बराबर हमारे पास जो कि तुल्यांकी भार होता है, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस हमारे पास है 35.5 हो जाएगा, यानी कि क्लोराइड का वाष्प घनत्व है इसलिए हमारे पास 35.5
5 रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 118.50 ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे आ जाएगा हमारे पास 39.5। तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट इसका संयोजकता हो जाएगी हमारी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी गैस का अणुभार 45 है तो इसका एसटीपी पर घनत्व यानी सामान्य ताप और दाब पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा। तो गैस का घनत्व यानी कि डेंसिटी हमारे पास निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास घनत्व बराबर अणुभार धातु का अणुभार बटे आयतन होता है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ पर जो कि अणुभार यहाँ पर दिया गया है 45 और आयतन हमारे पास एसटीपी पर हमारा होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर 22.4 हो जाएगा, तो 22.4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 ग्राम लीटर इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 ग्राम लीटर इनवर्स। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य 0.0006 मीटर है तो यह बराबर यानी कि यह किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास 0.0006 मीटर दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे यानी कि इसे लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो बच जाएगा, यानी कि 6 गुणे 10⁻, यानी कि नीचे इसे पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 6 गुणे 10⁻⁻5, यानी कि ये हमारे पास 4 जीरो के बाद पॉइंट लगाया तो 4 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻5, यानी कि 6 बटे 10 में 5 जीरो आ जाएंगे तो 10⁻5। तो इसे लिखेंगे यानी कि 60 गुणे, अब इसे और लिखेंगे, एक जीरो इधर बढ़ा लिया तो एक जीरो इधर बढ़ा लेंगे, यानी कि नीचे भी बढ़ा लेंगे तो 60 गुणे 10⁻6, यानी कि और 10⁻6 को लिखते हैं माइक्रोन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 माइक्रोन। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोन, ये हमारा बराबर है इसके बराबर। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी, आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उससे ज्वाइन हो लें, और हमारे जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एसआई पद्धति में यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का मात्रक, यानी कि पृष्ठ तनाव का मात्रक हमें बताना है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है सरफेस टेंशन बराबर होता है बल बटे लंबाई, यानी कि इसका जो कि हमारा फार्मूला होता है बल बटे लंबाई, यानी कि ऊपर बल का मात्रक नीचे लंबाई का मात्रक। बल का मात्रक हमारे पास न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक हमारे पास होता है मीटर। तो रेशियो इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, कि यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास 20 किमी पर घंटा की रफ्तार से चलती है तथा 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वापस होती है, यानी कि इधर से फिर वापस आ गई है से बी तक जाने के, और ये जा रही है आ रही है, यानी कि अब की बात 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ गई। तो यहाँ पर यात्रा के दौरान कार की जो कि हमारी औसत चाल होगी, यानी कि हमारे पास औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पर औसत चाल कितनी हो जाएगी, औसत चाल का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे v1 v2 और हमारे पास अपान में v1 प्लस v2, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 अपान 20 प्लस 30, यानी कि 50। तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 50 60 दूनी 120, यानी कि 120 बटे 5 हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि 24 पंचे 120। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यह 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेग समय एक समान गति को प्रदर्शित करता है, यानी कि पता करना है कौन सा वेग जो हमारा है वह एक समय समान गति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसमें ग्राफ दिया गया है जो कि मैंने बनाना भूल गया हूँ, इसे मैं बना लेता हूँ पहले।
जो कि ग्राफ हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो कि है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। यहाँ पर समय के सापेक्ष बन रहा है ग्राफ। ये हमारे पास बी है, एक ग्राफ इधर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ये समय। बी हमारे पास ये टी, और ग्राफ हमारा जो कि ऐसे जा रहा है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, इसमें ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, जो कि इसमें ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है। तो डी स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर पता करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल STI को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, जो कि यहाँ पर समय यानी कि वेग समय ग्राफ ढाल त्वरण दर्शाता है, यानी कि ये हमारा त्वरण को दर्शाता है। अर्थात ए बराबर, यानी कि ए बराबर ग्राफ ए के लिए बल ढाल हमारी शून्य है, जो कि बी है हमारे पास वो कि शून्य है। अतः ए बराबर 0, अर्थात एक समान गति। यहाँ पर हमारी एक समान गति कहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि परमाणु का नाभिक बना होता है, यानी कि परमाणु का नाभिक किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमारे पास है जो कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है, यानी कि हमारा ये नाभिक होता है, ये इसके बाहर की कक्षाएं होती हैं, ये हमारा बना होता है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन, यानी कि इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से परमाणु का नाभिक बना होता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, यानी कि जो हमारे परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, विलियम क्रुक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज हमारी की थी जेम्स चैडविक ने, वह हमारे 1970 में की थी। इसे याद करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, ईंट पर गौरव नाचे, यानी कि ईंट पर गौरव नाचे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और हमारे पास जो कि न्यूट्रॉन की खोज की थी हमारे पास गोल्डस्टीन ने, और कहीं पर हमारे पास चैडविक भी लिखा होता है, यानी कि ईंट पर नाचो, यानी कि जेम्स चैडविक ने हमारी खोज की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यानी कि जो हमारे पास एक नाभिक होता है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास जो कि हमारी पहली कक्षा होती है वह होती है के, उसके बाद हमारी दूसरी कक्षा होती है वह हमारी होती है एल, उसके बाद हमारी तीसरी कक्षा होती है वह होती है एम, उसके बाद हमारी चौथी कक्षा होती है वह होती है एन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एन जो हमारी एम कक्षा होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। के में हमारे पास 2 होते हैं, इसमें हमारे पास एल में हमारे पास 8 होते हैं, और हमारे पास एम में होते हैं 18, और हमारे पास एन में होते हैं 32। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एम कोश में। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि जब सम इलेक्ट्रॉनिक है यह किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, लिथियम प्लस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, Mg2+ आयन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, बेरिलियम 2+ आयन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, कैल्शियम 2+ आयन। तो डी स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास Na में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सोडियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर Na में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें एक आवेश है, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, धनावेश है, एक माइनस हो जाएगा, हमारे पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर Mg2+ की बात करेंगे, तो Mg2+ का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसमें से 2 इसके प्लस आवेश है, तो इसमें हो जाएंगे हमारे पास 10 है, इसका बच जाएगा परमाणु क्रमांक जितने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह हमारा जो सोडियम प्लस आयन है यह हमारे मैग्नीशियम 2+ आयन के बराबर, यानी कि इसके सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है, तो अब केंद्रीय बल होगा। यानी कि हमारे पास एक क्रेन है, वह हमारे पास 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है, और इसकी रफ्तार हमारे पास दी गई, वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका वजन हमारे पास दिया गया है
500 kg। तो डी स्टूडेंट्स इसमें बल पूछा गया है, तो हमारे पास बल एफ केंद्रित बल का हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 500 m का यानी कि मास हमारे पास 500 है। बी हमारे पास v का स्क्वायर यानी कि बी हमारे पास है 36, तो 36 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पर हमारे पास v² mv²/r है, यानी कि यहाँ पर 36 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे पास 36 का स्क्वायर हो जाएगा v²/r हमारे पास है, जो कि 50। तो इसे आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 न्यूटन उस पर अपकेंद्री बल लगेगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर पर सेकंड चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन हमसे पूछा गया है, यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेट कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है ए बराबर एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी का स्क्वायर अपान आर। तो हमारे पास वेलोसिटी दी गई है 400 मीटर प्रति सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे और हमारे पास त्रिज्या है 160 मीटर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 का 1600 यानी कि 1,60,000 यानी कि, और यहाँ पर हो जाएगा 160। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 1 किलोमीटर, यानी कि हमारे पास 1000 आ जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि एक मनुष्य 990 मीटर दूर स्थित सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है, यानी कि 990 मीटर दूर स्थित एक सीटी बजती है, उसकी ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी को मिलाता है। तो यहाँ पर उसकी घड़ी में कितना दोष होगा, यानी कि उसकी घड़ी कितना मतलब कि कितना फास्ट या स्लो चलेगी ये हमें बताना है। और हवा में ध्वनि का वेग जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास टाइम निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा टी बराबर डी बटे बी, यानी कि डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा 990 बटे 330, यानी कि सब क्वेश्चन में ही दे रखा है, सीधे मान रखना है। तो यहाँ पर 0 से 0 33, यानी कि हमारे पास यह 3 मीटर धीरे चलेगी, यानी कि 3 सेकंड हमारी धीरे चलेगी। समय का मतलब सेकंड होता है, क्योंकि इसके बाद हमारे देर में ध्वनि हमारी देर में सुनाई देगी, सीटी पहले बज जाएगी उसके बाद में सुनाई देगी, उससे तब तो बाद में सुनेगा तब अपनी घड़ी मिलाएगा। तो ये हमारी 3 सेकंड सुस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक साबुन के बुलबुले का ऋण आवेश दिया जाता है, यानी कि एक हमारे पास साबुन का बुलबुला है, इसमें हम माइनस चार्ज देते हैं, तो उसकी त्रिज्या यानी कि इसकी त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब हम साबुन के बुलबुले पर आवेश बढ़ाते हैं तब उनकी त्रिज्या भी बढ़ती है, क्योंकि प्रत्येक निकाय अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वयं की स्थितिज ऊर्जा को कम करने का प्रयास करता है, यानी कि स्वयं की स्थितिज ऊर्जा कम हो जाए यही प्रयास करता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो हमारी उसकी त्रिज्या है वह बढ़ जाएगी, जैसे जैसे इस पर आवेश बढ़ेगा उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि सिलिकॉन है, यानी कि सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन नंबर जो कि हमारे पास ए है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है चालक यानी कि कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इंसुलेटर यानी कि कुचालक, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट यानी कि सिलिकॉन जो हमारा होता है वह सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक होता है। चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे हम इसका ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी चालकता बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन हमारा अर्धचालक होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कांच, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रबर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है शक्कर। इसमें से बताना है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारी शक्करा होती है यानी कि शक्कर होती है वह हमारी क्रिस्टलीय ठोस होती है, जबकि कांच रबर प्लास्टिक ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये आप लोग याद रखिए। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डियर स्टूडेंट जो हमारी शक्कर होती है वह क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है, इसलिए हम किसे क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। और जो कांच हमारी
और प्लास्टिक और रबड़ ये हमारी क्रिस्टल के रूप में नहीं पाई जाती, तो इसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, यानी कथन सही कथन हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है रदरफोर्ड के अल्फा क्रैप विकिरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या इसके कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो कि सी है, यानी कि किसी रदरफोर्ड ने अल्फा के प्रकीर्णन किया था, इसके परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर जो कि एक रीजन निकला था, जे थॉमसन ने कैथोड के प्रयोग से हमारा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। यानी कि जे थॉमसन थे उन्होंने हमारा इलेक्ट्रॉन किया था, ना कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का खोज की थी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास जो कि दूसरा क्वेश्चन, यानी कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते थे। ये बात भी गलत है, ये तो हमारे रदरफोर्ड ने बताया था। अब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ये बात तो सही है, यानी कि जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसकी परमाणु संख्या होगी, यानी कि परमाणु भार होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये भी गलत स्टेटमेंट ही बताया था, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितने होता है उतना उसका इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, इसके आगे की थ्योरीज बाद में वैज्ञानिकों ने दी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वैद्युत संयोजी बंध है। कि वैद्युत संयोजी बंध बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बेरिलियम फेरोसाइनाइड, यानी कि BF3। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CH4+। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है SiCl4। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है MgCl2। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो MgCl2 होता है इसमें हमारा विद्युत संयोजी बंध होता है। इसमें मैग्नीशियम विद्युत धनात्मक होता है, जबकि क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक होता है। यानी कि इसमें Mg पर हमारे पास प्लस चार्ज होता है और हमारे पास Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो इसमें हमारा विद्युत संयोजी बंध बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि प्रबलतम बंध है, यानी कि जो बंध है वह सबसे प्रबलतम यानी कि प्रबल बंध कौन सा है जो हमारा जल्दी से नहीं टूटेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कार्बन टू सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ पर बहुबंधों की बंधन ऊर्जा अधिक होती है, यानी कि जितने हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, उनकी बंधन ऊर्जा अधिक होती है। इसलिए हमारे पास कार्बन टू जो हमारा नाइट्रोजन है इसमें डबल बॉन्ड दिया गया है, तो ये हमारा शक्तिशाली होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23, कह रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यानी कि लेंथ हमारी दोगुनी कर दी जाए, इनकी 2L कर दी जाए, तथा इसकी अनुप्रस्थ काट भी दोगुनी कर दी, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे भी हम दोगुना कर दें, यानी कि 2A कर दें, तो इसका प्रतिरोध यानी कि R हमें बताना है। R ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है वही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रजिस्टेंस और लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारे पास फार्मूला होता है R बराबर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी कि L/A यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो रो आ जाएगा हमारे पास। तो R1 हमारे पास ये मान लेंगे। तो अब की कह रहा है कि R2 हमारे पास यानी कि कह रहा है कि 2L कर दिया जाए और हमारा एरिया भी वह 2L कर दिया जाए। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा फिर वही निकल कर आ जाएगा, यानी कि R2 बराबर L/A। तो यानी कि R1 बराबर R2, यानी कि इससे हमारा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि दोनों बार बराबर आ गया प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फार्मूले से प्रूव हो चुका है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। इस यदि वस्तु को फोकस दूरी की ओर 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो उसके
प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पर एक हमारे पास अवतल दर्पण है, हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमारे पास जो ध्रुव होता है, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास केंद्र है। इसके वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, हमारे पास वस्तु रखी गई है। और यहाँ पर हमारे पास यदि वस्तु को फोकस की ओर 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है, यानी कि इधर हम खिसकाया जाता है, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमारे माइनस लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगी -16 सेंटीमीटर। और तो आर यानी कि वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी हो जाए, आर बराबर हमारे पास एफ बराबर हमारे पास होता है r/2। तो आर बराबर यानी कि आर बराबर हो जाएगा 2f, यानी कि 16 दूनी 32 हमारे पास हो जाएगी सेंटीमीटर हमारी वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर वस्तु को फोकस की और 8 सेंटीमीटर खिसकाने पर वस्तु की नवीन दूरी हो जाएगी, यानी कि पहले हमारे पास इसे खिसका देंगे, यानी कि इधर खिसकाएंगे तो 32 में से 8 और कम हो जाएगा, यानी कि माइनस कि u बराबर -32 और -8, यानी कि u बराबर हमारे पास आ जाएगी -24, क्योंकि -24 हमारी वस्तु की दूरी हो जाएगी, क्योंकि 8 सेंटीमीटर और हमने इधर खिसका दिया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दर्पण का सूत्र होता है, हमारे पास 1/f बराबर 1/b प्लस, यहाँ पर अवतल दर्पण है और लेंस में हमारे पास माइनस होता है 1/b माइनस 1/u, 1/+u। तो यहाँ पर मान रखेंगे और वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ पर 1/f हमारे पास कितना है, f हमारे पास है जो कि 1/-16। अब हमारे पास 1/b का मान पता करना है और यहाँ पर है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/-24। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/b बराबर, उधर भेज देंगे तो 1/b बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/24 उधर प्लस के और इधर हमारे पास 1/- के। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी कि माइनस का 48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 48 सेंटीमीटर हमारे प्रतिबिंब की लंबाई आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास आवर्धन, यानी कि आवर्धन होता है दर्पण का आवर्धन m बराबर -v/u। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस और माइनस हमारे पास पहले से ही है जो कि निकाला है हमने इसकी लंबाई, और हमारे पास u जो कि हमारे पास है 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 यानी कि -2, यानी कि माइनस आ गया तो प्रतिबिंब हमारा आवर्धी और वास्तविक बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक और आवर्धित। अब पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, और अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि हमारे पास दिए गए धारा वितरण में आई का मान क्या है, यानी कि करंट का मान पता करना है। धारा वितरण यानी कि धारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो इसे पहले बना लेंगे धारा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया, क्वेश्चन पूरा पहले बना लेते हैं उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास धारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर आई धारा जा रही है और हमारे पास 5 एम्पियर की धारा जा रही है, और इधर हमारे पास 3 एम्पियर की धारा जा रही है, और हमारे पास ये 4 एम्पियर की धारा आ रही है, और हमारे पास ये 2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो यहाँ पर धारा वितरण निकालने के लिए हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि किरचॉफ का प्रथम लॉ लगाएं, यानी कि आने वाली धारा प्लस जाने वाली का धारा का बीजगणितीय सम हमारे पास 0 होता है, यानी कि आने वाली धारा हमारे पास है आई, से प्लस में लेंगे, और हमारे पास ये दोनों धारा आ रही है, यानी कि +4 +2, और ये हमारी जाने वाली धारा, यानी कि जाने वाली धारा 5 है और -3, यानी कि माइनस हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी कि 4 2 6, यानी कि आई प्लस यानी कि 6 -8, यानी कि आई -2। तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 0 होगा तो आई बराबर 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आई बराबर हमारे पास 2 एम्पियर निकल कर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेक स्टडीज़ के जरूर जुड़े, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।